तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं पोलिनोमियल यानी बहुपद का। तो गुड इवनिंग सबको। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि है रिवीजन किसका, बहुपद यानी पोलिनोमियल का, ठीक है। तो क्या होता है बहुपद, ये पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट या अचर, ठीक है। इंग्लिश में कांस्टेंट और हिंदी में अचर क्या होता है? तो वो चीज जो ना बदले, जो स्थिर रहे, जो फिक्स रहे, वो क्या होती है? अचर होती है। जो चीज कभी ना बदले उसको हम क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। जैसे हमारी संख्याएं हो गई 1 2 3 4, -5, -6, 2.5, 4/8, है ना, ये सब क्या है? हमारे अचर है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कभी नहीं बदलते, ये कभी नहीं बदलते। आप एक को यहां भी एक बोलोगे, कहीं दूसरी जगह अपने गांव में चले गए वहां भी एक बोलोगे, अपने स्कूल में चले गए वहां भी एक ही बोलोगे इसको, अपने नाना नानी के घूमने गए वहां भी एक ही बोलोगे इसको, है ना, पहाड़ों पर घूमने चले गए वहां भी ये एक ही रहेगा, है ना, ये कहीं बदलेंगे नहीं, इन पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जो चीज कभी ना बदले, जिन पर कुछ फर्क ना पड़े, वो होते हैं अचर, है ना। जैसे हमारी क्लास में भी कुछ स्टूडेंट होते हैं अचर या कांस्टेंट, जो कभी नहीं बदलते, है ना। हर बार उनके नंबर 80% आ रहे हैं, 90% आ रहे हैं, या 70% आ रहे हैं, अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो कांस्टेंट है, अचर है, वो कभी बदलेंगे ही नहीं। कुछ ऐसे हैं जो बदल जाते हैं, है ना, शुरुआत में अच्छे नंबर आते हैं लेकिन बाद में फिर कम नंबर आने लगते हैं तो वो बदल जाते हैं, तो वो चर है। हाँ, इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ मैं। अचर मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट वो चीज होती है जो कभी बदलती नहीं, ठीक है। जैसे ये हमारे नंबर्स हैं 1 2 3 4, -5, -6, 2.5, 4/8, ये सब क्या है? हमारे कांस्टेंट या अचर है, क्योंकि ये कभी बदलते नहीं। जैसे कि हमारे कुछ दोस्त होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं कुछ जो कभी नहीं बदलते, है ना, जो हमारे कई क्लासेस से फ्रेंड्स बने हुए हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो छठी क्लास से जिनको हम जानते हैं, वो हमारे आज तक दोस्त हैं, वो कभी बदले ही नहीं। तो वो क्या है? हो गई वो चीज कांस्टेंट हो गई, अचर हो गई। लेकिन कुछ दोस्त हमारे ऐसे होते हैं जो बदल जाते हैं टाइम के साथ साथ, है ना। सिक्स क्लास में मान लो वो हमारे बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे चलता गया, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग दोस्त बदल गए, भूल गए आपको, या स्कूल चेंज कर दिया। तो वो दोस्त कैसे होते हैं? वो होते हैं बदलने वाले, और जो चीज बदलती है उसको हम कहते हैं वेरिएबल या चर, ठीक है। जो चीज नहीं बदलती उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट या अचर। जैसे हमारे कुछ दोस्त हैं जो कभी नहीं बदलते, आज तक दोस्त हैं वो हमारे, और जो बदलते हैं, जो बदल जाते हैं टाइम के साथ, वो क्या होते हैं? वेरिएबल या चर, ठीक है। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, एम, एन, ये सब क्या है? हमारे चर है, वेरिएबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा किसी सवाल में एक्स का मान कुछ और आ रहा है, अगले सवाल में वो बदल गया एक्स का मान, फिर कुछ और आ रहा है, फिर बदल गया, है ना। तो बदलते रहते हैं, है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हालातों के अनुसार, हालात के अनुसार ये बदलते रहते हैं। जैसे हमारे दोस्त होते हैं वो हालात के अनुसार बदल जाते हैं, है ना। जब हमारे पास पार्टी देने के लिए पैसे होते हैं तो वो हमारे दोस्त रहते हैं, जैसे ही पार्टी देने के लिए पैसे नहीं होते तो वो बदल जाते हैं, वो कहीं और किसी और के दोस्त बन जाते हैं, यानी हालात के साथ बदल जाते हैं। तो जो हालात के साथ बदल जाते हैं वो होते हैं वेरिएबल या चर, और जो नहीं बदलते, एक जैसे रहते हैं, वो होते हैं कांस्टेंट या अचर। तो इसमें किसी को कोई डाउट? तो कांस्टेंट या अचर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब जितनी भी हमारी संख्याएं होती है, ये क्या होती है? कांस्टेंट होती हैं, अचर होती हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि कांस्टेंट या अचर क्या होता है, तो सभी लोग बता दोगे कि जो चीज नहीं बदलती वो कांस्टेंट है या अचर है, ठीक है। जैसे 1 0 -4 -3, ये आपके स्क्रीन पर आ रही है संख्याएं, तो ये सब क्या है? मेरी कांस्टेंट है या अचर है। और वेरिएबल यानी चर क्या होते हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल या चर होते हैं। ओके, अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। सर ये भी तो हो सकता है जो संख्या हमारी सर एक अचर बार होती है और रिपीट कर दो। अल्फाबेट अचर होती है। एक एक करके हाँ बताओ, पूछो दोबारा ये पूछो। भी तो हो सकता है जो संख्या हमारी अचर होती है और अल्फाबेट चर होती है। यही तो बताया इसकी मैंने, डेफिनेशन। यही तो बताया विशाल। मैंने, संख्याएं अचर होती है, यही तो बताया मैंने। ओके सर। मैंने मैंने यही तो बताया, संख्याएं अचर होती हैं और ये जो होते हैं ये हमारे चर होते हैं, यही चीज मैंने बताई है। ठीक है। ओके। और जो बच्चे क्लास में लेट आए हैं उनका नुकसान हो चुका है। ठीक है। इसीलिए मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि ठीक 8:30 बजे मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, तो सभी को टाइम से आना। ओके। और कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पद क्या होते हैं, मतलब टर्म्स क्या होती है। ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों है इस क्लास में, इंग्लिश वाले भी हिंदी वाले भी। तो पद को इंग्लिश में बोला जाता है टर्म्स। ठीक है। पद को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, टर्म्स। ठीक है। तो क्या होती है टर्म्स, क्या होते हैं पद, तो ये जानते हैं। तो देखो जो एक पद है या एक टर्म है वो किससे मिलकर बनी है, एक अचर से या एक चर से, या एक अचर तथा एक चर दोनों से मिलकर बनी होती है। जैसे मैं कहूं चार, ये क्या है, ये क्या है बताओ, अचर है या चर है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है? चार अचर अचर है या चर है? अचर। तो प्लीज उसमें उसमें आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर सभी लोग बोलेंगे तो फिर डिस्टरबेंस होगी। अचर, यस। तो चार क्या है, एक अचर है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट। अगर मैं कहूं एक्स, एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक चर है, वेरी गुड, यानी वेरिएबल। और 4x क्या है, मिक्सचर है दोनों का, दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिक्स है, इसमें अचर भी है और चर भी है, तो ये क्या है, मिक्सचर है। तो जो हमारे पद होते हैं वो यही होते हैं। ठीक है। तो एक जो पद या एक टर्म क्या हो सकती है, या तो कोई अचर हो, ये भी एक पद है मेरा, है ना, या कोई एक वेरिएबल या एक चर हो, ये भी एक मेरा पद है, या अगर कोई 4x है, ठीक है, मिक्सचर हो दोनों का, तो ये भी एक पद है। तो एक पद क्या हो सकता है, या तो एक कांस्टेंट वो हो सकता है, अचर हो सकता है, या एक वेरिएबल वो हो सकता है यानी एक चर हो सकता है, या दोनों का मिक्सचर हो सकता है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। ठीक है। तो पद क्या क्या हो सकता है, या तो एक अचर हो कोई, या चर हो, या इन दोनों का मिक्सचर, इन तीनों को ही हम क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। उदाहरण के लिए आपसे मैं कहूं 3x+5 में कितने पद हैं, में कितने पद हैं, तो बताइए कितने पद हैं इसमें। तो ये एक पद है, ठीक है, और ये एक पद है। मैंने बताया ना, पद क्या क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकता है यानी अचर भी हो सकता है, और दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। तो दो पद हो गए टोटल इसमें, एक तो 3x हो गया और एक 5 हो गया, तो इसमें टोटल कितने पद हैं, दो पद हैं। ठीक है। तो टर्म्स, पद को बोला जाता है टर्म्स। तो कितनी टर्म्स हैं इसमें, दो टर्म्स हैं, ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म। ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ रिद्धि, क्या एक्स का क्या पूछ रहे हो आप? ये एक्स कहाँ जाएगा फिर, दो तो पद आ गए फिर। आप समझ नहीं रहे, मैंने कहीं नहीं जाएगा, मैंने पूछा इसमें पद, पद क्या होते हैं, मैंने ये बताया था। मैंने बताया था कि जो एक पद है वो क्या क्या हो सकता है, या तो एक अचर संख्या हो सकती है, या एक चर हो सकती है, या दोनों का मिक्सचर। ठीक है ना, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, और ये भी एक पद है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने एक क्वेश्चन दिया कि 3x+5 में कितने पद है। तो एक पद ये हो गया 3x, और एक पद ये हो गया 5, तो टोटल कितने पद हो गए, दो पद। पदों को अलग कौन करता है, या तो प्लस अलग करता है या माइनस अलग करता है, समझ रहे हो, पदों को अलग कौन करता है, प्लस या माइनस अलग करता है पदों को।
पदों को प्लस या माइनस अलग करता है, ठीक है। और भाग तथा गुणा अलग नहीं करता, वो एक ही रहेंगे, फिर अलग नहीं करता। जैसे मैं कहूं x/4, तो ये पूरा एक ही है, ये पूरा एक ही है, ये पूरा एक पद है, इसको मैं बोलूंगा एक पद। क्यों? क्योंकि जो भाग है, जो बटे का निशान है, वो इन x और 4 को अलग अलग नहीं करेगा। अलग कौन करेंगे? प्लस और माइनस, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि मैंने कहा x/4 + 5 - 3x, ये चलो इतना ही रहने देता हूं, +5 मैंने इतना लिखा। इसमें कितने पद हैं? इसमें कितने पद हैं? इसमें 2 पद हैं, एक ये और एक ये। अलग सिर्फ ये करेगा, अगर प्लस और माइनस आ रहा है तब हमें गिनना है इनको अलग अलग। इसको तो हमने अलग अलग क्यों नहीं गिना, x और 4 को? क्योंकि इसमें भाग आ रहा है, और भाग और गुणा जो है वो अलग नहीं करते, वो एक साथ ही रखना है। अगर मैं कहूँ 4x, ये पूरा एक पद है, अलग अलग नहीं है, इस x को अलग मत गिनना अगर गुणा में है तो। हाँ, अगर जोड़ में है तब अलग गिनना है, ठीक है। तो ये बता रहा था मैं। तो सबको क्लियर हुआ? पद अगर आपसे पूछे जाए कि कितने पद हैं तो बता दोगे ना सभी? ठीक है, स्क्रीन चली गई है, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तब तक आप लोग बताओ 3x + 7, नहीं 3x² + 4x + 7, 3x² + 4x + 7 में कितने पद? 3x² + 4x + 7 में कितने पद हैं सभी लोग? सभी लोग बताइए। 3, वेरी गुड, 3 है, यस। तो 3x² + 4x + 7, ठीक है। इसमें कितने पद होंगे? 3। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। क्योंकि प्लस से अलग करना है हमें, है ना, ये प्लस ही अलग करना है इनको। तो पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, तो इसमें कितने पद हो गए? 3 पद, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गई अब पदों की बात। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक क्या होता है, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक किस किस से मिलकर बना होता है? पदों से मिलकर बना होता है ना। अगर मैं बहुत सारे पद हैं, ठीक है, मैंने एक पद लिया मान लो 3x, और एक पद लिया मैंने 4, इनको मैंने ऐसे लिख दिया 3x + 4, तो इसी को मैं क्या बोलूंगा? बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। तो मेरा जो बीजीय व्यंजक है वो किससे मिलकर बनता है? अचर, यानी यहां पर अचर क्या है? 3x + 4 में, 3x + 4 में अचर क्या है? 3 और 4, ठीक है। चर क्या है? x, तथा गणितीय संक्रिया क्या है यहाँ पर? प्लस, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो इन 3 चीजों से मिलकर क्या बनता है? हमारा एक्सप्रेशन यानी व्यंजक बनता है, ठीक है। जितने भी आप गणित में ये पढ़ते हो ना, 3x + 7 या 3x² + 4x + 5, ये सब क्या है? मेरे व्यंजक है। क्यों? क्योंकि ये किस किस से मिलकर बने होते हैं? एक इसमें अचर होता है यानी कांस्टेंट होता है, एक इसमें चर होता है यानी वेरिएबल होता है, और एक इसमें क्या होते हैं? प्लस और माइनस के चिन्ह होते हैं, ठीक है। आप जितने भी पढ़ते हो, जैसे ये 3x² + 5x + 7 है, ये भी क्या है? एक व्यंजक है। ये भी क्या है? एक व्यंजक है, ठीक है। मैं कहूं 4x + 9, ये भी क्या है? एक व्यंजक है, एक्सप्रेशन है। मैं कहूं कहूं x + y = 5, ये भी क्या है? एक व्यंजक है, ठीक है। ठीक है, x + y खाली अगर मैंने लिख दिया तो ये भी क्या है? एक व्यंजक। क्यों? क्योंकि इन सब में क्या है? इन सब में चर भी है, अचर भी है, और गणितीय संक्रिया यानी प्लस या और माइनस के निशान भी है। तो इसमें अचर क्या है? अचर क्या क्या है इसमें? 3, 7 और 5। चर क्या है इसमें? x, और संक्रिया कौन सी लगी है इसमें? प्लस। और इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर हमारा क्या बनता है? एक व्यंजक बनता है, इसलिए ये मेरा एक व्यंजक है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक व्यंजक, या जिसको हम बोल सकते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। ये चीज समझ आई सभी को?
ओके, तो एक एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है 2x प्लस 5। इसमें तीन चीजें हैं, 2 और 5 क्या है? 2 और 5 क्या है बताओ, आप लोग बताओ। 2 और 5 इसमें क्या है? लिखा हुआ है यहाँ पर अचर है, कांस्टेंट है, ठीक है। और x क्या है? चर है, यानी वेरिएबल है। और संक्रिया कौन सी लगी है? प्लस की, ठीक है। तो इसको मैंने क्या बोल दिया है? एक्सप्रेशन, ठीक है। बताओ, बताइए, समझ आया सभी को? किसी को डाउट इसमें? चलिए, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गुणांक क्या होता है। गुणांक क्या होता है? तो आपकी बुक में भी जो एक्सरसाइज है 2.1, उसका क्वेश्चन नंबर 2, उसमें पूछे गए हैं कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या होंगे। तो यहां से समझ लो गुणांक क्या होते हैं। अगर मैं कहूं 2x प्लस 5 में x का गुणांक क्या है? 2x प्लस 5 में x का गुणांक, तो देखो जो x के साथ गुणा में है, जो x के साथ गुणा में है वही उसका गुणांक हो। समझ रहे हो? जो इस x, किसका गुणांक पूछा है? x का पूछा है ना, x का गुणांक पूछा है। तो जो x के साथ गुणा में है, x के साथ गुणा में है, वही क्या होगा? गुणांक होगा, वही गुणांक होगा, ठीक है। तो x के साथ गुणा में क्या है? 2, तो x का गुणांक क्या हुआ? तो x का गुणांक क्या हुआ? 2, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं 3x² प्लस 5x प्लस 7, इसमें मुझे बताओ x² का गुणांक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कोफिशिएंट। x² का गुणांक क्या होगा? तो जो x² के साथ गुणा में है वही उसका गुणांक होगा। तो x² के साथ गुणा में 3 है, तो इसका गुणांक क्या हुआ? 3, ठीक है। तो आपसे पेपर में सवाल पूछा जा सकता है, जो 1 नंबर में 4, जिसमें ऑप्शन भी आते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन दे देंगे इस तरीके से कि 7, आपको दे देंगे x² प्लस 3x प्लस 5 में x² का गुणांक क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकते हैं x² का गुणांक क्या होगा, है ना। और आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 8, ठीक है। तो बताओ क्या होगा इसमें x² का गुणांक? क्या होगा इसमें x² का गुणांक? सभी लोग बताएं, इसमें x² का गुणांक क्या होगा? तीन, x² का पूछा गया है ना, x² के साथ गुणा में क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं का मतलब 1। अगर मैं इसकी 1 में गुणा कर दूं तो वो x² ही तो रहेगा। अगर x² के साथ कुछ भी नहीं है गुणा में तो 1 माना जाएगा ना, वो ये पता है ना आपको। अगर x² के साथ गुणा में कुछ भी नहीं है तो वो 1 माना जाएगा। तो x² का गुणांक क्या होगा? 1 होगा, यानी ऑप्शन, ठीक है। x² प्लस 3x प्लस 5 ऐसे अगर कुछ लिखा है और इसके साथ गुणा में कुछ नहीं है तो उसका मतलब वहां 1 है, वो एक्चुअल में ऐसे लिखा होगा a1x²। अरे आप एक बात बताओ, एक की जब किसी संख्या में गुणा करते हो तो वही संख्या आ जाती है। एक की किसी में भी गुणा कर लो वही आ जाएगा। ऐसे ही x² प्लस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है मान लो, क्या मैं x² के साथ 1 × x² लिख सकता हूँ? 1 × x² प्लस 5x प्लस 6, ये बताओ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? अब मुझे इसमें x² का गुणांक चाहिए, तो x² का गुणांक क्या होगा? जो x² के साथ गुणा में है क्या है? 1, तो 1 होगा ना। समझ रहे हो? बताओ आया समझ में? मैंने x² को 1 × x² लिख लिया। अब x² के साथ गुणा में 1 है तो इसका गुणांक 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, भाग और गुणा जो है वो पदों को अलग नहीं करते हैं। और अलग कौन करते हैं? जोड़ और घटा, जोड़ और घटा पदों को अलग करते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो ये लिख लेना। चलो इसमें बताओ कितने पद हैं? बताइए कितने पद हैं इस सवाल में? गिनिए कितने पद हैं इसमें?
5। ओके, AWM गेमिंग नाम से स्टूडेंट है, माइक ऑन करके बताइए कौन कौन से हैं 5 पद। पांच नहीं है, 4 ही तो है। पहला तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। मैंने बताया पद अलग कौन करते हैं, प्लस या माइनस। तो ये माइनस इन दोनों को अलग करेगा, ये प्लस इन दोनों को अलग करेगा और ये माइनस फिर इन दोनों को अलग करेगा। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4। तो टोटल कितने पद है यहाँ पर, 4 पद है। ठीक है, तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पदों को अलग कौन करता है, प्लस और माइनस, भाग और गुणा नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये तो हो गई पदों की बात। तो इसमें टोटल कितने पद हैं, 4 पद हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि पॉलिनोमियल या बहुपद क्या होता है। तो बहु का मतलब, अब ये बहु वो नहीं है सास बहु वाली बहु, ये बहु है एक वचन और बहुवचन वाली बहु। ठीक है, तो बहु का मतलब है बहुत सारे, और पद आपको पता ही है टर्म्स। तो जब बहुत सारे टर्म्स या एक से अधिक टर्म्स एक साथ में लिख दूं तो वो क्या बन जाएंगे, बहुपद बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं। जैसे बहुपद पहचानने की कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें आपको पता होनी चाहिए। अगर वो शर्त किसी व्यंजक पर फॉलो हो रही है, किसी एक्सप्रेशन पर लग रही है, तभी आप उसको बहुपद या पॉलिनोमियल बोलोगे। वो शर्तें क्या है वो पहले देखेंगे हम। तो वो शर्तें ये है कि एक बहुपद में पद होने चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट या अचर होना चाहिए, ठीक है, चर या वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चर की घात धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और घात किस में होनी चाहिए, आरोही या अवरोही क्रम में होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में वो आरोही या अवरोही क्रम में नहीं है तो उसको लिख लेना, है ना, या तो घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम, खुद से कर लेना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो घात है चर की वो धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि सर आप क्या समझा रहे हो। देखो, आपको एक पॉलिनोमियल दिया, या आपको एक पॉलिनोमियल तो नहीं बोलूंगा मैं, एक व्यंजक दिया कुछ इस प्रकार से, 3x² + 5x + 7, है ना, और आपसे कहा कि बताओ क्या ये बहुपद है। तो आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले तो ये चेक करो कि क्या इसमें पद आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं, एक ये पद आ रहा है, एक ये पद आ रहा है और एक ये पद आ रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज क्या चेक करनी है, क्या इसमें कांस्टेंट या अचर है। हाँ, इसमें अचर है। अचर क्या क्या है इसमें, 3 5 और 7। और तीसरी चीज इसमें चर है, चर भी है इसमें, क्या, x। चौथी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको क्या चेक करना है, जो चर की घात है, चर की जो घात है वो एक तो धनात्मक होनी चाहिए और उसके साथ साथ एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसे, यहां पर देखो चर क्या है, x है, x की घात यहां पर 2 है, यहां पर x की घात 1 है, यहां पर x की घात क्या है, 0 है। तो 2 1 और 0 तीनों धनात्मक है, यस है, पूर्ण संख्या है, यस है। तो ये बहुपद होगा, बहुपद होगा। सर 7 पे 0 कैसे आया? 7 पे 0 कैसे आया, 7 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूं मैं इसको। वहां पे चर नहीं है ना, इसीलिए आएगा ना 0 सर। हाँ, मैं वही बता रहा हूं, किसी की भी पावर 0 1 होती है, किसी की भी पावर 0 1 होती है। अगर मैं कहूं x की पावर 0 तो वो 1 होती है, 2 की पावर 0 1 होती है, 400 की पावर 0 1 होती है। किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो वो 1 होती है। तो यहाँ पर 7 लिखा था, तो क्या मैं 7 को 7 इंटू 1 लिख सकता हूँ, और 1 को मैं 7 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ। इसीलिए मैंने वहां पर, यहाँ पर x की पावर 2 थी, यहाँ पर x की पावर 1 थी, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है, तो मैंने 0। आया समझ में विशाल? यस। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें हैं जो आपको बताएंगी कि जो आपका व्यंजक दिया गया है, जो एक्सप्रेशन दिया गया है, वो बहुपद है या नहीं। तो दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले चेक करो उसमें पद होने चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट होने चाहिए, अचर होने चाहिए, चर होने चाहिए, और चर की घात धनात्मक होनी चाहिए और पूर्ण संख्या होनी चाहिए।
जैसे आपकी बुक है एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपको बताना है कि कौन से व्यंजक बहुपद है या नहीं। इसका मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 3√t प्लस t√2। तो अब देखो करना कैसे है, अब देख लो ध्यान से सभी लोग, करना कैसे है। सबसे पहली चीज चेक करो, पद, इसमें पद है, हाँ है, इसलिए मैंने पहले पद पढ़ाया था आपको कि पद क्या होते हैं। तो इसमें 2 पद हैं, एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है, पहली चीज ओके। दूसरी चीज अचर, इसमें अचर है, हाँ अचर है इसमें। अचर क्या क्या है इसमें, 3 और √2, ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई, इसलिए मैंने पहले आपको अचर पढ़ाया था। उसके बाद है चर, तो क्या इसमें चर है, हाँ चर है इसमें। चर क्या है इसमें, टी, इसीलिए मैंने आपको पहले चर भी पढ़ाया था। और लास्ट पॉइंट, चर की घात धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब देखो इसमें चर की घात देखो क्या है, देखो क्या मैं √t को t की पावर 1/2 लिख सकता हूं। रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, ये बात सबको पता है। जो √5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि 5 की पावर 1/2, ठीक है। अगर √7 लिखा है तो उसका मतलब ये होता है 7 की पावर 1/2। अगर √10 लिखा है तो उसका मतलब होता है 10 की पावर 1/2, ठीक है। इसी तरीके से अगर √x लिखा है तो x की पावर 1/2। अगर रूट वैगनार लिखा है तो इसका मतलब है वैगनार की पावर 1/2। अगर रूट बलेनो लिखा है तो इसका मतलब है बलेनो की पावर 1/2। ये समझ में आया। रूट का मतलब क्या होता है कि आप रूट हटाओ और पावर चढ़ा दो 1/2, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहां पर t को लिख दिया है, √t को लिख दिया है t की पावर 1/2, ठीक है। इसी तरीके से प्लस t√2। अब जो चौथा पॉइंट है उसमें कहा गया है कि जो मेरे चर की घात है वो धनात्मक होनी चाहिए और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो आप ये बताओ कि इसमें चर क्या है, t, क्या t की घात धनात्मक है t की घात धनात्मक है, सॉरी पॉजिटिव है, धनात्मक है, लेकिन क्या पूर्ण संख्या है? आप बताओ कि t की घात पूर्ण संख्या है? t की पावर 1/2 लिखा हुआ है, इसमें है पावर 1/2 और यहां पर है 1। तो क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती। घातें हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए और धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए अगर आपको किसी व्यंजक को बहुपद बोलना है। तो बहुपद होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज घात धनात्मक और पूर्ण संख्या, इसीलिए 3√t प्लस t√2 बहुपद नहीं है। अपनी बुक में और भी क्वेश्चन देख लो। अगर मैं कहूं आपसे y प्लस 2/y, मुझे ये बताओ क्या ये बहुपद है? एक चीज आपको बता दूं, 1/y का मतलब होता है y की पावर -1, 1/x का मतलब होता है x की पावर -1, 1/2 का मतलब होता है 2 की पावर -1, 1/स्विफ्ट का मतलब होता है स्विफ्ट की पावर -1। तो यहां से y प्लस 1/y का मतलब हो गया y की पावर -1। अब आप देखो यहां पर आपके चर क्या है, y है, और y की घात क्या क्या है, y की घात यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -1 है, और -1 ऋणात्मक संख्या है। जबकि हमने पढ़ा था कि घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक या पॉजिटिव होनी चाहिए, और यहाँ पर घात क्या आ गई है, नेगेटिव या ऋणात्मक आ गई है। इसीलिए ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं। समझ में आया? पहला सवाल, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे पेपर में भी, है ना, कुछ भी घुमा के दे देगा, बोल देगा कि क्या ये बहुपद है, आपको बताना होगा कि 1 नंबर में पूछ लेगा। पहला सवाल आपकी 2.1 का ऐसा ही है, उसमें आपको बताना है कि कौन से बहुपद है और कौन से नहीं है। तो ये चीजें चेक कर लो, 4 चीजें जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये 4 चीजें आपको चेक करनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है चौथी चीज, ये वाली चीज, धनात्मक पूर्ण संख्या घात, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अगर ये 4 चीजें
किसी भी व्यंजक में फॉलो हो रही है तो आप बोल दोगे हाँ वो बहुपद है। समझ में आ गया सभी को? बताइए, ये कहानी सबको समझ में आई? बहुपद कैसे हमें चेक करना है? काजल आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगर नोट करने में लग गए तो, क्योंकि बहुत ज्यादा है ना। एक मिनट, सॉरी, बहुत ज्यादा है ये और टाइम काफी लग जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में स्क्रीनशॉट में से अपने नोट्स बना लेना, ठीक है? ओके, आगे बढ़े, अगर सबको क्लियर हो गया है तो। ठीक है, तो ये बताओ क्या ये बहुपद होगा? x³ + 4x - 2x। अब देखो यहाँ पर x की पावर 0 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि x की पावर 0 1 होता है ना। तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? x³ + 4x - 2, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो सारी घातें धनात्मक भी है और पूर्ण संख्या भी है, तो ये बहुपद होगा, ठीक है? तो पहला सवाल कर लोगे ना खुद से? सभी क्वेश्चंस में आपको यही चेक करना है। चलो, अब बात आती है एक चर वाले बहुपद, मतलब ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ एक चर हो। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक चर है और बहुपद है? इन चार में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक चर है और बहुपद है? इसमें कितने चर हैं? एक ही है, y। इसमें कितने चर हैं? x, एक ही है। इसमें कितने चर हैं? यहाँ पर भी एक ही चर है, वो है x। यहाँ पर कितने चर हैं? दो, एक t और एक y, ठीक है? वेरी गुड, जिन्होंने ए आंसर दिया है, यस। अब हमें देखना है, एक चर वाला चाहिए था ना हमें, तो इसमें तो दो आ गए, तो ये तो ऐसे ही कट गया, इसको तो हटा ही दो, क्योंकि इसमें दो चर आ गए। क्योंकि हमें क्या चाहिए? एक चर वाला चाहिए था। इन तीनों में अब हमें चेक करना है बहुपद कौन सा है। तो पहला बाद में देखेंगे, पहले इसको देखो। x + 1/x को मैं x + x की पावर -1 लिख सकता हूं, और यहाँ पर जो घात है वो ऋणात्मक आ रही है, इसलिए ये नहीं होगा। इसी तरीके से √x को मैं x की पावर 1/2 लिखूंगा, और यहाँ पर घात पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, तो ये भी नहीं होगा। बचा ये, इसमें देखो 3y² + 5y, इसमें घातें क्या है? यहाँ पर घात है 2, यहाँ पर है 1, दोनों धनात्मक भी है, पूर्ण संख्या भी है, इसलिए इसका सही आंसर होगा पहला, ठीक है? तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है आपके पेपर में, आपको चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इसमें से बताओ बहुपद कौन सा है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है जो मैंने अभी आपको बताया था, तो आप बता दोगे, ठीक है? ओके, तो इसका सही आंसर है ये। तो ये एक चर वाला बहुपद। चर, अचर, मैंने अभी तक आपको चर बताया है, अचर बताया है। उसके बाद बीजीय व्यंजक क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं, पद जिसको हम बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? समझ में आ रहा है सभी को? ध्यान से अगर मेरी बात सुन रहे हो तो समझ में आ रहा होगा। आ रहा है ना सभी को समझ में? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब बात करते हैं, अच्छा ये तो परिभाषा हो ही गई जो मैंने आपको बताई थी, एक चर वाले बहुपद कौन से होते हैं, ठीक है? तो ये वही चीज लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, बहुपद के प्रकार, ठीक है? तो देखो, पद के आधार पर, मतलब कितने पद हैं। अगर किसी बहुपद में एक पद है, दो पद है, तीन पद है, या तीन से ज्यादा पद है, तो उनको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है? तो देखो आसान सी चीज है, अगर एक पद है तो उसको बोलेंगे एक पदीय या मोनोमियल, ठीक है? अगर किसी बहुपद में एक पद है तो उसको हम बोलेंगे एक पदीय या मोनोमियल, ठीक है? अगर देखो इसमें सब में एक एक है ना, सब में एक पद है, ये 4x है, यहाँ पर -1/3x है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर x² है, सब में एक एक पद है, तो इनको मैं क्या बोलूंगा? मोनोमियल या एक पदीय, ठीक है? इसके बाद अगर दो दो पद है किसी में, जैसे इसमें यहाँ पर एक है, ये दूसरा है, इसमें एक है, यहाँ पर दूसरा है, ये एक है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, तो इसमें दो टर्म्स है, दो पद है, ठीक है? अगर दो टर्म्स हैं या दो पद है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? द्विपदीय, ठीक है? अगर किसी व्यंजक में एक पद है तो उसको बोलूंगा एक पदीय, अगर दो पद है तो उसको बोलूंगा द्विपदीय। आसान है ना? तीन पद है तो क्या बोल दूंगा? त्रिपदीय, ठीक है? तीन पद है तो क्या बोल दूंगा? त्रिपदीय। तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, एक पद है तो एक पदीय, दो पद है तो दो पदीय, तीन पद है तो त्रिपदीय, ठीक है? तो पद कैसे गिनने हैं, टर्म्स कैसे गिननी है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। यहाँ पर आपके सामने सारी डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर एक पद है तो उसको एक पदीय बोलते हैं, दो पद है तो द्विपद बोलते हैं, तीन पद है तो त्रिपद बोलते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात। तो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 में यही पूछा गया है ना। उसमें आपको सबकी घातें लिखनी है बहुपद की। तो देखो बहुपद की घात होती क्या है, ध्यान से देना। जो भी चर की सबसे अधिकतम घात होती है, जैसे मैं कहूं, मैंने लिखा यहाँ पर एक व्यंजक 3x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 9, मैंने ये लिखा और मैं कहूं इसमें आप इस बहुपद की घात बताओ। ये क्या है, एक बहुपद है, ये एक बहुपद है क्योंकि इसकी सारी घातें धनात्मक है और पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद है। तो मुझे इसकी घात बतानी है, बहुपद की घात बतानी है। तो आपको क्या चेक करना है, चर की अधिकतम घात। चर की अधिकतम घात लिख लो इसको। चर की अधिकतम घात जो होती है वही क्या होती है, बहुपद की घात होती है। बराबर, बहुपद की घात किसके बराबर होती है, चर की अधिकतम घात के। तो यहां पर चर क्या है, यहां पर चर क्या है, x, और x की अधिकतम घात क्या है यहाँ पर 3। तो इस बहुपद की घात क्या होगी, 3। इसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद की घात। ठीक है, जो सबसे ज्यादा घात होती है चर की या वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, जो इंग्लिश वाले हैं वो सुने, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, जो सबसे ज्यादा पावर वेरिएबल की होती है, उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया सभी को। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसलिए ये इसकी क्या हो गई, बहुपद की घात। ठीक है, तो इसमें बताओ, ये एक सवाल है आपके सामने, px। देखो सबसे पहली चीज है px क्या लिखा हुआ है, ये एक तरीका है इसको डिनोट करने का। जैसे हम सबके एक नाम होते हैं ना, ऐसे ही इस व्यंजक को, इस पॉलिनोमियल को डिनोट कर दिया गया है px से। तो जनरली हम px या gx या hx इनसे हम डिनोट करते हैं, बुक में भी इन्हीं से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो ये उनको डिनोट करने का तरीका होगा। यस, बताइए इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है। यहाँ पर x की पावर है 7, यहाँ पर x की पावर है 6, यहाँ पर x की पावर 0। कैसे है 0, मैं इसको 9 गुणा x की पावर 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर चर क्या है, यहाँ पर x। x की अधिकतम घात कितनी है, 7, और 7 ही क्या होगा इसका, फिर 7 ही इसकी क्या होगी, घात होगी। वो इस पूरे बहुपद की घात क्या होगी, 7 होगी। ठीक है, तो आपकी जो बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी लोग कर लोगे उसे। 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग कर लोगे। उसमें डिग्री बतानी है चर की अधिकतम घात। ठीक है, तो वो हो जाएगा सबसे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुपद की घात क्या होती है, चर की अधिकतम घात वाले पद का घात। अगर किसी को डाउट हो यहां तक तो पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि एक px लिखा है मैंने बराबर 2, इसकी घात बताओ, डिग्री बताओ इसकी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 0। ओके, वेरी गुड, 0। कैसे 0, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 1 लिख सकता हूँ, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0। अब मैंने यहाँ x से ही क्यों लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर p जो है वो x में दिया हुआ है। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल के अंदर जो लिखा हुआ है वो x लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर x की पावर 0 लिख दिया। अगर मान लो यहाँ पर y होता तो मैं y की पावर 0 लिख देता। ठीक है, समझ रहे हो मैंने x क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बता दिया गया है कि जो पॉलिनोमियल है वो x की टर्म्स में है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर x लिख दिया है। ठीक है, तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0 लिख सकता हूँ ना। तो ये क्या बन गया, 2x की पावर 0। और यहाँ पर अब अचर क्या, सॉरी अचर नहीं, चर क्या है यहाँ पर, कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। इंग्लिश में तो मुझे याद है वेरिएबल और कांस्टेंट, हिंदी में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। तो चर को हम बोलते हैं वेरिएबल। तो चर क्या है यहाँ पर, x, और उसकी अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर अधिकतम घात मैक्सिमम पावर कितनी है, 0। ठीक है, इसीलिए इसकी डिग्री या इसकी घात क्या होगी, 0 होगी। तो जितनी भी हमारी संख्याएं हैं, है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई आपको दे दिया पॉलिनोमियल, ऐसे दे दिया कि px बराबर 5 का की घात बताओ,
की घात बताओ, और 4 ऑप्शन दे दे। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 0। तो जब भी आपसे किसी संख्या की घात पूछे पॉलिनोमियल के अंदर या बहुपद के अंदर, तो आपको वो हमेशा 0 ही बतानी है। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकतम घात जो होगी चर की वो 0 ही होगी, इसलिए इसकी घात भी क्या होगी? 0। ठीक है, सबको समझ आया ये? ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, किसी भी की भी पावर अगर 0 है तो वो 1 होता है ना? तो जो ये मेन पॉइंट है ना, हालांकि ये सब चीजें मैं बाद में पढ़ाऊंगा जब आपके सेट एग्जाम हो जाएंगे ना, उसके बाद ये चैप्टर मैं शुरू से पढ़ाऊंगा, तो वहां भी आपको ये सब चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप नोट कर लो क्योंकि भी आपको एग्जाम भी तो देने हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लो, x की पावर 0 यानी किसी की भी पावर 0 हो वो 1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप बताएंगे, इसका बताइए। यहां पर देखो y लिखा हुआ है ना, यहां पर y लिखा हुआ है, तो सारी टर्म y में है, तो इससे आप समझ सकते हो। ठीक है, चलो, तो इसमें बताओ इसकी घात क्या होगी? ये बहुपद है, एक पॉलिनोमियल है, इसमें इसकी घात क्या होगी? सभी लोग बताइए। वेरी गुड। तो यहां पर चर क्या है, इसको लिखेंगे कैसे? यहां पर y एक चर है, ठीक है, या वेरिएबल है, जिसकी अधिकतम घात whose मैक्सिमम पावर, ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जिसकी अधिकतम घात कितनी है? 6 है। तो बहुपद की घात भी 6 होगी। क्या होगी? 6 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। सबको समझ आया? यहां पर चर y है, ठीक है, और उसकी अधिकतम घात 6 है, इसलिए बहुपद की घात भी 6 होगी। चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सवाल है, आपकी बुक का ही सवाल है, इसमें बताइए क्या घात होगी इसकी, अधिकतम घात। बुक का ही सवाल है, ये आपकी पहला सवाल है 4th का। वेरी गुड। कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि इसमें चर क्या है? x, और x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसलिए इसकी घात भी क्या होगी? 3 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट इसमें? यहां तक किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है? देखो रिकॉर्डिंग देख लेना, कल रिकॉर्डिंग में भेजूंगा, अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो, जो अभी ना समझ में आ रहा हो, डाउट बाद में आए, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना कल सभी लोग दोबारा से। ठीक है, चलिए, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। यानी जैसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन जो है, वो इसी कॉन्सेप्ट से हो। ठीक है, तो अभी हमने प्रकार पढ़े थे, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, वो पदों के आधार पर थे, है ना? अगर एक पद था तो एक पदीय बोल दिया, 2 पद थे तो द्विपदीय बोल दिया, 3 पद थे तो त्रिपदीय बोल दिया। ठीक है, इंग्लिश में उनको बोला जाता है, एक पदीय को क्या बोला जाता है? मोनोमियल, द्विपदीय को बाइनोमियल, और त्रिपदीय को ट्राइनोमियल। ठीक है, अब बात करते हैं घातों के आधार पर। ठीक है, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घात अभी मैंने निकालने सिखाई है सभी को, बहुपद की घात कैसे निकालते हैं सबको समझ आ गई है? बहुपद की घात कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं, ये सबको बताया था अभी, सबको समझ आ गया है ना? तो देखो, अगर बहुपद की घात 1 है तो उसको हम बोलेंगे क्या? रैखिक या लीनियर। समझ रहे हो? अगर घात 1 है किसी बहुपद की तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर या रैखिक बहुपद। अगर किसी बहुपद की घात या डिग्री 2 है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक या द्विघातीय बहुपद। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक या त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, जैसे मैंने लिखा x+5, है ना, px बराबर x+5, फिर मैंने लिखा px, इस बार y लिख लेते हैं, चलो, py बराबर y² प्लस 5y+7, फिर मैंने लिखा pz बराबर z³ प्लस 7z+8। तो इसकी घात बताओ पहले, px की घात कितनी होगी? px की घात कितनी होगी बताओ सभी लोग?
इस वाले बहुपद की घात कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी, x+5 की 1 होगी। वेरी गुड। इसकी बताओ पी वाई की डिग्री क्या होगी, घात क्या होगी पी वाई की। पी वाई में चर क्या है y, उसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 होगी। पी जेड में क्या होगी, पी जेड में क्या होगी घात, पी जेड में यस 3 होगी। तो अगर घात 1 है तो उसको हम बोलेंगे रैखिक, अगर घात 2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर घात 2 है तो उसको हम बोलेंगे द्विघातीय, और अगर घात 3 है तो उसको बोलेंगे त्रिघातीय। ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, और इसको हम बोलेंगे क्यूबिक। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके एक्सरसाइज 2.1 का, उसमें यही पूछा गया है कि कौन से रैखिक है, कौन से द्विघातीय है और कौन से त्रिघातीय है। तो आप कैसे पता लगाओगे, आप घात निकालोगे सबकी। जिसकी घात 1 है वो रैखिक होगा, जिसकी घात 2 है वो द्विघातीय होगा, जिसकी घात 3 है वो त्रिघातीय। ठीक है, सबको समझ में आया यहां तक, बताओ, बताइए सबको क्लियर हुआ। तो ये सवाल है, बताओ पहला क्या होगा, पहला बताओ क्या होगा। देखो, टाइप कर दो, रैखिक के लिए R टाइप कर दो, द्विघातीय के लिए D टाइप कर दो, और त्रिघातीय के लिए T टाइप कर दो। ठीक है, पहले की बात करते हैं, पहला बताओ क्या होगा। रैखिक होगा, रैखिक कैसे होगा, इसकी घात कितनी है, पहले वाले की घात कितनी है, 2 है ना। मैक्सिमम पावर देखते हैं ना, मैक्सिमम पावर इसमें 2 है, तो घात कितनी है इसकी, 2 है। और जब 2 होती है तो मैंने क्या बोला था, द्विघातीय, तो ये क्या होगा, द्विघातीय होगा। ठीक है, इसका बताओ, इसमें घात कितनी है इसकी, 3 है, घात कितनी है, 3 है, तो क्या होगा, ये त्रिघातीय होगा। समझ रहे हो, इसमें इसमें घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या होगा, द्विघातीय होगा। और इसमें बताओ, इसमें कितनी घात है, 1+x में 1 है, तो ये रैखिक होगा, तो ये क्या होगा, रैखिक होगा। ठीक है, तो सबको समझ में आया। अब आप बता सकते हो अगर आपके सामने सवाल आए तो, बताइए। ठीक है, तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 2-3 सवाल। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या इन निम्न में से कौन बहुपद है। ठीक है, और मैं जिनका नाम लूंगा वही आंसर देंगे। ओके, कोई भी चैट में आंसर नहीं लिखेगा। पहला है √t+2t²। दूसरा ऑप्शन है 1/x+x। तीसरा ऑप्शन है x² + 2/x+1। और डी है x³ + 3x² + 2x+1। ठीक है, तो जिनका मैं नाम लूंगा वो बताएंगे बस, इसमें से कौन सा बहुपद है, पॉलिनोमियल कौन सा है इसमें से। ठीक है, ओके, ठीक है, वेरी गुड। हैंड रेज कर लो जिन जिनको पता है, पहले जिनको पता है आंसर वो हैंड रेज कर लो। जो जानते हैं कि इसमें से कौन सा बहुपद है वो हैंड रेज कर लो, सभी लोग जिनको पता है। ठीक है, चलिए, तो गीता लोहिया नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए कौन सा है इसमें से बहुपद। बताइए। ओके, शाहनवाज खान नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए कौन है इसमें से बहुपद।
ओके डी है, ओके ठीक है, इन्होंने बताया है डी है। श्वेता, श्वेता आप बताइए कौन सा है इसमें से बहुपद? डी ऑप्शन है, ओके। चलिए अब मैं रीजन पूछता हूँ, रीजन मुझे बताएंगे। अमन कुमार नाम से स्टूडेंट है, आप मुझे बताइए, दो बच्चों ने कहा है कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, तो मुझे रीजन बताओ क्यों है डी। सर क्योंकि ये रूट में नहीं है और अपॉन में नहीं लिखा हुआ है। ओके ठीक है, ये भी सही है वैसे, अगर आप ऐसे याद रखना चाहो, रूट में नहीं है और अपॉन में नहीं लिखा हुआ, ओके कूल ठीक है। विशाल, विशाल आप बताओगे रीजन, डी आंसर क्यों है इसका? सर इसमें पहले तो पद है, हम्म, फिर चर है, अच्छा पहली पहली चीज आपने बताया पहले इसमें पद है, ओके, फिर फिर चर है चर है, ओके, फिर और अचर है, और जो वो घात है वो धनात्मक है और पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण है। वेरी गुड, वे- वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्या एक्सप्लेन किया, मतलब 3 पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं जो मैंने आपको बताए थे। पहला इन्होंने कहा कि इसमें पद है, फिर कहा इन्होंने इसमें चर और अचर भी है, और फिर कहा कि सारी घातें धनात्मक हैं और पूर्ण संख्याएं हैं। यही तो पॉइंट्स आपको अपने माइंड में फिट रखने हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन में बता दोगे कि वो बहुपद है या नहीं। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर आप ऑप्शन ए में चेक करो तो रूट टी का मतलब होता है टी की पावर 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल या बहुपद नहीं है। तो दूसरा है 1/x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर -1, और ये एक ऋणात्मक घात है या नेगेटिव घात है या नेगेटिव पावर है, तो इसीलिए ये भी नहीं है, ठीक है, दोनों नहीं है ये। तीसरे में भी देखो 2/x लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x की पावर -1 इसको, ठीक है, इसमें मैंने इसको लिखा है और इसमें इसको लिखा है, ठीक है, तो ये भी क्या है, यहाँ पर नेगेटिव घात है। लेकिन ये सारी चीजें जो हमारी शर्तें हैं सब फॉलो कर रहा है, सारी घातें देखो धनात्मक है, 3, 2, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, और सारी पूर्ण संख्याएं हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, एक और सवाल मेरा, अगला सवाल, क्योंकि जो मैंने आज आपको पूरा पढ़ाया है उसमें मुझे पता तो चले कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, मेरा अगला सवाल ये है कि आप मुझे बताएंगे रैखिक नहीं रैखिक, चलो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कौन सा है? ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, बताना उसमें से रैखिक कौन सा है। x² + 5x + 6, x² + 6, x + 4, x³ + 5x² + 7x + 8। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कि इसमें से रैखिक बहुपद कौन सा है, जिनका मैं नाम बोलूंगा। अच्छा पहले आंसर दे रहे हो, आंसर मत दो, एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे आंसर चाहिए, आंसर कोई मत दो, मैं जिनका नाम लूंगा वो आंसर देंगे मुझे और एक्सप्लेन भी करेंगे, सिर्फ आंसर नहीं करना, एक्सप्लेन भी करना है माइक ऑन करके, ठीक है, ओके। तो टैग गेम नाम से जो स्टूडेंट है अपना माइक ऑन करिए और बताइए इसमें से रैखिक बहुपद कौन सा है। लीनियर पॉलिनोमियल, इंग्लिश में बोल देता हूं, जो इंग्लिश वाले हैं, लीनियर पॉलिनोमियल इसमें से कौन सा है? ठीक है, रैखिक बहुपद का मतलब है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, तो आपको बताना है। हाँ जी, मैंने किसका नाम लिया था बताओ, टेक गेम नाम से स्टूडेंट है, नहीं बताना, ठीक है, मुझे थोड़ा पता तो चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ कितने बच्चों ने मेरी बात ध्यान से सुनी। अनीता लोहिया नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए।
जिनको पता है वो हैंड रेज कर लो। कितने बच्चों को पता है आंसर, वो हैंड रेज कर लो। ओके, दिल मोहम्मद नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए कौन सा है इसमें से लीनियर पॉलिनोमियल? नितिन सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए कौन सा है इसमें से लीनियर पॉलिनोमियल? कौन सा? सी। सी। कैसे? रीजन भी बताओ ना, क्यों है सी? रीजन नहीं पता? रीजन कौन बताएगा? जो रीजन बताना चाहता है वो हैंड रेज करो। जिनको इसका रीजन पता है आंसर का, वो हैंड रेज करो। ठीक है, तो काजल, काजल आप बताओ क्या रीजन है? सर ये सी जो ऑप्शन है ना, इसकी घात 1 है इसलिए। यस, वेरी गुड। तो देखो, मैंने घात निकालने सिखाई थी सभी को। इसकी घात कितनी है? बहुपद की घात क्या होती है? जो मैक्सिमम घात होती है, जो सबसे ज्यादा घात होती है, वही बहुपद की घात होती है। इसकी, सॉरी, जो चर की सबसे अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो इसमें चर क्या है? एक्स। एक्स की अधिकतम घात 2 है, तो इसकी भी बहुपद की भी घात 2 होगी। यहाँ पर भी बहुपद की घात कितनी हुई? 2 हुई। यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हुई? 1 हुई। और यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है? 3 है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, जब बहुपद की घात 1 होती है तो उस बहुपद को हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। समझ रहे हो? जब बहुपद की घात 1 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।